अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं और पहली खबर नवी मुंबई से आप देखिए, जहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर इस तरह की हरकत लोग कोई यहां पर क्यों करेगा। तलवारबाजी करते हुए लोग नजर आए, तलवार से हमला यहां पर किया गया और भीड़ जो वहां पर मौजूद थी उसको डराते धमकाते हुए लोग नजर आए। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो नवी मुंबई के इस इलाके से सामने आई हैं, ये जरा आप देखिए। भीड़ पर तलवार कुल्हाड़ी से हमला किया गया और पास ही लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। घर को, दुकानों के शटर पर हमला करते हुए भी गुंडे दिखे। इलाके में दहशत देखी गई है और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। नवी मुंबई के दीघा इलाके का ये ईश्वर नगर और सदगुरु नगर के बीच का इलाका है। मंगलवार शाम को यहाँ सब कुछ ठीक था। मार्केट में कई लोग शांति से आ जा रहे थे कि तभी एक शख्स तेजी से भागते हुआ बाजार के बीच से गुजरता है। थोड़ी ही देर में उस शख्स के भागने की वजह भी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ हमलावर अचानक बाजार में आते हैं और घरों, दुकानों के शटर पर तलवारों से हमला करने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले से घबराकर कई लोग घरों और दुकानों में खुद को बंद कर लेते हैं। ये नकाबपोश लोगों के साथ गाली गलौज भी और फसाद करने की कोशिश भी करते हैं। लोगों ने अचानक हुए इस हमले की शिकायत पुलिस से की। गुस्साए लोगों ने मांग की है कि इन तलवारबाजों को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए और रात के वक्त पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। चुनाव के बाद शांति की जगह इस तलवारबाजी ने स्थानीय नागरिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। और अब एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, डेराबस्सी पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास किया गया है। पिस्टल दिखाकर एक कार चालक को निशाना बनाया गया। पंप कर्मचारियों की सतर्कता से हालांकि जो लूट थी वो टल गई। हुआ दरअसल यहाँ पर ये आईजी के पेट्रोल भरवाने के लिए ये जो युवक यहाँ पर गया और उस दौरान वो जो लुटेरे थे वो पीछे से इस ताक में थे कि कैसे इसका पेट्रोल जो है भरे और ये गाड़ी में बैठे और तुरंत इसको लूटने की कोशिश करे। ये तस्वीरें जरा ध्यान से आप देखिए। दो लोग हैं जो पीछे इंतजार कर रहे थे कि ये युवक कब यहाँ पर खाली हो और निकलने की कोशिश करे तो इसकी गाड़ी लूट ले। लेकिन इस युवक ने जब देखा कि इस तरह से लूटपाट यहाँ पर होती हुई लग रही है तो वो चिल्लाने लगा और ये सतर्कता आप देखिए, जो पेट्रोल पंप पर कर्मी थे आसपास वो तुरंत आए जिससे ये लूट की वारदात यहां पर रुक सकी, नहीं तो ये बड़ी घटना यहां पर हो जाती। अब एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत सियासत हो रही है, जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या व्यवस्था शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है उसे न सुख मिलता है न ही शांति मिलती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही उस व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है। उनकी रथ या पालकी में चढ़कर स्नान करने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। रामभद्राचार्य का ये कहना है अवि मुक्तेश्वरानंद पर। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। क्या शास्त्र विधिमुत्सृज्य जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। बिल्कुल, तो ताबीज देखिए, बात गंगा स्नान से शुरू हुई थी। नाराज हो गए थे अवि मुक्तेश्वरानंद, स्नान करने से मना उन्होंने कर दिया था और अब ये बात इस पर आकर रुक गई है कि क्या स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। इससे वो नाराज भी हैं, जाहिर तौर पर वो यहाँ पर इस बात को लेकर नाराजगी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। उधर अधिकारियों ने इस एक नोटिस ने अधिकारियों के पूरे विवाद को अलग ही मोड़ दे दिया है। इस पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है, आप जरा देखिए उनका क्या कहना है। हिंदू आस्था के अनुसार अमावस्या की रात नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के लिए मौनी अमावस्या का वो दिन अब मुसीबतों को बोझ बनता जा रहा है। पहले स्नान की मनाही पर बवाल हुआ था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इस मुद्दे पर आ गई है कि वो शंकराचार्य शब्द क्यों लिख रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश ऐसा किया हो कि अपने नाम के साथ हम शंकराचार्य न लिखें तो वो दिखा देना, क्यों दिखाते क्यों नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता है। एनडीटीवी से बात करते हुए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि वो शिविर वापस तभी लौटेंगे जब गंगा स्नान करेंगे। हमने गंगा माता से टेक की है कि अब अपने शिविर में तभी प्रवेश करूंगा जब ससम्मान हमारा गंगा स्नान हो सके, संगम स्नान हो सके। तो हम अपनी माता से टेक भी नहीं कर सकते क्या?
तो देखा आपने किस तरह से नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। वैसे इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दिया है जी, वो भी आगे आपको बताएंगे कैसे अब सियासी रूप भी ये मामला ले रहा है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नोटिस मिलने से बहुत नाराज हैं, आपने देखा भी। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आधी रात को नोटिस चिपका दिया गया और अब इस नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने मेला प्रशासन से भी पूछा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिखाए कि ये कहां लिखा है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं लिख सकता हूं। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो 12 बजे आकर के आप कहते हो कि नोटिस रिसीव कर लो। रात को 12 बजे कहाँ कौन नोटिस रिसीव करता है? आपने रात को चिपका दिया, हमको सवेरे उठने पे पता चल गया, हम उसका जवाब दे देंगे। आपने कहा 24 घंटे में, हम 4 घंटे में जवाब दे दें, ऐसी क्या बात है? कि हम भी एक नोटिस इश्यू कर रहे हैं माघ मेला प्रशासन के विरुद्ध कि वो बताए अमुक अमुक जो हमारे प्रश्न है उसकी एक नोटिस हम भी दे रहे हैं, वो भी महाराज जी उन्होंने जो बातें रखी उनका भी ये कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, नोटिस में कहा गया है कि आपको शंकराचार्य की उपाधि जो है नहीं लगानी चाहिए बोर्ड पे या जो भी शिविर है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम वही तो फैसला आपसे, आपके माध्यम से या वो उनको हम कहना चाहेंगे कि वो फैसला दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो, ये गलत है। तो ताबिश कहीं ना कहीं स्नान से ये मामला शुरू हुआ था और अब ये मामला अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस प्रशासन देखने को मिल रहा है। और अविमुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस मिला था उससे जुड़ी बड़ी खबर ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस का जवाब दे दिया है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण को इसका जवाब भेज दिया है। 8 पन्ने का डिटेल जवाब है ये, देखिए, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात यहाँ पर रखी है। प्राधिकरण को जवाब दिया गया उनकी तरफ से और प्राधिकरण के आरोपों को सिरे से नकारते हुए नजर आए हैं। इसमें अधिवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि ब्रह्मकालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अजय हमारे साथ हैं। अजय, ये उत्तराधिकारी को लेकर ही तो सवाल है कि क्या उत्तराधिकारी के तौर पर शंकराचार्य बन सकते हैं? बहरहाल इस जो उन्होंने जवाब दिया है इसमें और क्या बातें वो कह रहे हैं यहाँ पर? और बिल्कुल देखिए, ये पूरा विवाद और इस विवाद पे ना ये जवाब नहीं है, ये बेहद ही सख्त जवाब है और इसमें सीधे सीधे चेतावनी दी गई है प्राधिकरण को कि जो आखिरी हिस्सा है उसमें स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे के भीतर इसे वापस लीजिए, वरना शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अवमानना की बात जो है उसकी भी बात कही गई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसमें तमाम लीगल टर्मिनोलॉजी इस पूरे वाकये को लेकर, जो शंकराचार्य विवाद को लेकर कागजी और कानूनी दस्तावेज हैं उनका रेफरेंस दिया गया है। बताया गया है कि किस दिन 2017 में ये जिक्र पूर्व जो शंकराचार्य थे उनकी तरफ से वर्तमान शंकराचार्य के लिए किया गया था। 2022 में जो पट्टाभिषेक किया गया था हजार लोगों की मौजूदगी में किया गया था। इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से ये कमेंट्री कभी नहीं की गई कि ये शंकराचार्य वर्तमान शंकराचार्य हैं या नहीं है, तो तमाम बातें उसमें कही गई हैं। लेकिन जो तेवर है, जो सख्त तेवर अख्तियार किया गया है पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को लेकर और सीधे तौर पर निशाने पर प्राधिकरण को लिया गया है। कहा गया है कि वापस लीजिए 24 घंटे के भीतर, वरना आपसे अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, जवाब उन्होंने यहाँ पर दे दिया गया, अब इस पे आगे क्या होता है ऐसी देखना होगा। लेकिन जिस सियासत की हम बात कर रहे थे, जरा उसके बारे में बताइए, कैसे अखिलेश यादव इस मामले पर अब यहाँ पर कूद पड़े? बिल्कुल देखिए, इस मामले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा कि मांगने वाले पहले खुद प्रमाण पत्र दे, बीजेपी सत्ता और धन के अलावा किसी की नहीं है, अहंकार तो 10 मुखी का भी नहीं बचा, इन 1 मुखी का क्या बचेगा। तो लगातार जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव इस पूरे मामले में। पहले उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात भी की थी ताबिश, और अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। वैसे ऐसी हर चीज के सियासी मायने होते हैं जब भी कोई नेता किसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। समाजवादी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी आने वाले चुनावों को लेकर सांसदों की, वो भी आपको बताएंगे और इस बयान के क्या मायने इस पर भी चर्चा करेंगे। उधर आप देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया के सामने साफ शब्दों में बता दिया कि मैं शंकराचार्य हूं और यूपी के मुख्यमंत्री तो क्या, देश के राष्ट्रपति भी इस पर सवाल नहीं उठा सकते। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और निर्विवाद रूप है, ये कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिनके शंकराचार्य होने पर माघ मेला प्रशासन ने सवाल उठा दिए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए, आप भी सुनिए। शंकराचार्य
शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बयानों पर ध्यान दीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और ये निर्णय हो चुका है। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर चुनौती दी कि शंकराचार्य पद का दावेदार अगर कोई और है तो वो सामने आए। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। तो देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 4 उन मठ या पीठों का जिक्र कर रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने देश के 4 अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए थे। उनका दावा यह है कि शंकराचार्य ही शंकराचार्य का चुनाव करते हैं और इन 4 में से 3 पीठ उनके साथ थे, जबकि चौथे के शंकराचार्य वो खुद है। जिन 4 पीठों का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जो अपनी तरफ से वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा बहुत गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे थे कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य और कौन है बताइए। अगर कोई और इस पर दावा कर रहा है तो आप वो हमें यहाँ पर बताइए। फिलहाल उनकी बातें कही गई हैं, ये आप देखिए। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में मौजूद है और उस पीठ के शंकराचार्य होने का दावा खुद यहाँ पर करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जैसे कि आपने सुना उनकी प्रतिक्रिया में, वो कह रहे हैं कि हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, अगर कोई है और इसका दावेदार तो वो सामने और बताए कि कौन है, अगर हम नहीं है तो। और इसके अलावा श्रृंगेरी पीठ है कर्नाटक में, और यहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां के शंकराचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर सहमति दे दी है। एक और पीठ द्वारका में है, द्वारका पीठ गुजरात में, जहां पर दावा यह किया जा रहा है कि यहां के शंकराचार्य ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर ही सहमति दी है। इसके अलावा गोवर्धन पीठ की बात करें, ओडिशा में यह मौजूद है। यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना यह है कि यहां के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति उनके साथ है। तो उनका यह कहना है कि ये जो अलग अलग जगहों के बड़े नाम हैं उनका समर्थन उनके साथ यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए वो यहाँ पर दावे कर रहे हैं। हमने शंकराचार्य के मुद्दे पर धन के जानकारों से भी बात की है, तो आप ये भी देखिए कि धन के जानकार इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में एक केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। जिस शंकराचार्य के कि उन्होंने अभिषेक किया वो उपस्थित नहीं थे और शंकराचार्य ने अभिषेक नहीं किया तो कोई प्रतिनिधि कैसे कर सकता है। विधु शेखर भारती खुद शंकराचार्य नहीं है और वहां के शंकराचार्य को कहना पड़ा, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को, कि मैं शंकराचार्य हूँ। शासन के नियमावली का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। साधु महात्मा कोई भी हो, शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, खरदर्शनानुयायी जितने भी महात्मा हैं, इनको सबको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही आचरण का अनुसरण भारतवर्ष की समग्र जनता करेगी। तो देखिए ताबिश, जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि जल्द ये मामला सुलझेगा। बहरहाल आगे भी अपडेट इस मामले पर आपको देते रहेंगे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेंगे। वेनेजुएला का एक और तेल टैंकर जब्त कर लिया है और अमेरिकी सेना ने तेल टैंकर को जब्त किया है। कैरिबियाई सागर में टैंकर पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है जो अमेरिका की तरफ से की गई है।
डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं आयुषी, दुनिया में बड़ा असर उनका दिख रहा है। और ये वेनेजुएला से जहां शुरुआत हुई थी वो और देशों तक भी तनाव की बात पहुंच चुकी है। लेकिन वेनेजुएला में देखिए आप, जो ऑयल का एक्सपोर्ट है उसमें पूरी तरह से अमेरिका की अब नजर है। यहाँ पर सेगिता नाम के ऑयल टैंकर पर कब्जा किया गया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने ये वीडियो बाकायदा जारी किया है। गृह सुरक्षा विभाग का बयान इस पर आया है कि केवल कानूनी रूप से निकलने वाला तेल ही वेनेजुएला से बाहर जाएगा। अर्जुन महेंद्र हमारे साथ हैं। अर्जुन, पूरी तरह से कंट्रोल अब अमेरिका कर रहा है वेनेजुएला के तेल को। बताइए जरा इस टैंकर के बारे में, और क्या जानकारी मिल पाई है, क्यों इसको रोका गया, क्या इस पर तर्क है अमेरिका का? जी बिल्कुल, ये 7वां वेनेजुएलन सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर है जो अमेरिकी फोर्सेस ने सीज किया है। ये लाइबेरियन फ्लैग्ड टैंकर है जिसको हमें जानकारी मिल रही है कि अमेरिकन फोर्सेस बता रही हैं कि ये अवैध तरह से वेनेजुएला से बाहर ऑयल ले जा रहा था। ये सैंक्शंस अमेरिका ने तब लगाए जब 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध का आरंभ हुआ था। और अमेरिकी फोर्सेस ये भी कह रही हैं कि ये जॉइंट ऑपरेशन था यूएस सदर्न कमांड, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा। बैक टू यू। शुक्रिया अर्जुन आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जॉइंट ऑपरेशन के जरिए इस टैंकर को यहाँ पर रोका गया। इस पर और अपडेट भी आ रहे हैं लगातार वेनेजुएला से, वहां की स्थिति के बारे में हम और बात करेंगे आयुषी। फिलहाल आपको गाजियाबाद से खबर दिखाते हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में देर शाम अचानक से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल उपकरण बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। मोहननगर इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी। मोहननगर बहुत व्यस्त इलाका है गाजियाबाद का, आपको बता दें। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और ऐसे में जब ये आग लगी तो इसके ऊपर काबू पाने की तुरंत कोशिश की गई। तस्वीरें सर आप देखिए, भयावह रूप इस आग ने तुरंत यहाँ पर ले लिया और 7 गाड़ियों ने इस आग पर बमुश्किल काबू पाया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की काशी की मणिकर्णिका घाट विवाद पर बड़ी खबर यह मिल रही है। एनडीटीवी पर बोले बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी, मणिकर्णिका घाट पर कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है, ये उनका कहना है। देखिए, मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है और ऐसे में सियासी तौर पर कई बयानबाजी इसको लेकर हुई कि वहां पर मंदिर जो है वो तोड़े गए इस सिलसिले में, और इसी को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। अब वहां के जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, विकास के काम में एक भी मूर्ति को नुकसान नहीं हुआ है और मोदी योगी से बड़ा सनातन का भाव रखने वाला कोई नहीं है। मेरे पास 3 तस्वीरें हैं जिसका हमने ग्राउंड जीरो में पहुंचकर देखा। एआई में ये तस्वीरें थी कि किस तरह से एक होटल बनाया गया। पता चला कि वो एक अस्पताल था और एक प्राइवेट डेवलपर को फिर उस अस्पताल के मालिकों ने उस बिल्डिंग को दिया, फिर वो होटल बन गया। एआई से जारी जो तस्वीरें हैं कुंभ महादेव की, वो गलत तस्वीरें थी। और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वो वहाँ से हटी नहीं है, उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है, उसे अभी कहीं और रखा गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें और जो चर्चाएं सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसका जवाब इस वक्त आपके। देखिए, एक चीज पहले जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बड़ा कोई सनातन का भाव रख करके काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। सनातन की हर मर्यादा को पालन करते हुए ही विकास की संकल्पना आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी करते हैं। श्री मणिकर्णिका धाम पर बहुत स्पष्टता से मैं आपसे कहूँगा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। एक वीडियो श्री विश्वनाथ धाम में एक मंदिर का दिखा करके लोगों ने कहा कि मंदिर तोड़ दिया गया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। विकास के क्रम में जो मूर्तियाँ, जो एक मढ़ी थी, इसमें स्पष्ट जानिए, मढ़ी नहीं मढ़ी, तो उस मढ़ी में जो टूट फूट हुआ, उसमें जो मूर्तियाँ, मढ़ी यानी कि चबूतरा, मढ़ी यानी कि चबूतरा, मढ़ी काशी में उसको मढ़ी कहते हैं। वह मढ़ी में जो मूर्तियाँ मिली उनको सुरक्षित करके रखा गया है और सुंदर उसी रचना को पुनः बना करके प्रशासन को कह दिया गया है कि उसी रचना के साथ उसको स्थापित किया जाए। कोई मंदिर वहां पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं वहां के विधायक, और इसी मामले को लेकर, पोस्ट को लेकर 8 लोगों पर एफआईआर भी हो चुकी है आयुषी के। आपने गलत जानकारी यहां पर दी है। इस पर मणिकर्णिका घाट जो विवाद यहां पर पैदा हो गया घाट को लेकर, उस पर जगत गुरु क्या बोले हैं ये भी आप जरा देख लीजिए।
जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, स्थापित मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, मैंने सच्चाई का पता लगाया है। मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, स्थापित मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, पर वो कुछ कर रहे होंगे जनता के लिए, शायद उसको बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल को। आजकल तो लोग मूर्ति बना देते हैं ना, प्रामाणिक मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती। तो तोड़ दी गई है गुरुजी, वहां बता रहे हैं। कौन नहीं, प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ी गई कभी, हमने पता लगा लिया था। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ से एक बड़ी खबर और दर्दनाक खबर आपको बता दें। यहाँ पर सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सड़क पर खेलती बच्ची गाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद भी ये जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, ये इतना संवेदनहीन निकला कि ये वहां से तुरंत फरार हो गया मौका देखते ही। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी वहां से गुजरती है, और ऐसा नहीं कि तेज रफ्तार से वहां से गुजर रही है, ये आराम आराम से यहाँ पर आता है, बच्ची इसके नीचे आ जाती है और ये ड्राइवर ध्यान तक नहीं देता है कि गाड़ी किसी चीज के ऊपर से गुजर रही है। और ये इतनी वजनी गाड़ी है कि इस बच्ची की यहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर कब ये लोग इस बात को समझेंगे कि लापरवाही से गाड़ी चलाना कितना जानलेवा और लोगों के लिए खतरनाक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आयुषी, अवैध निर्माण, जो अवैध तरह के कंस्ट्रक्शन है उन पर, और संभल में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर संभल के सांसद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम बुलडोजर के खिलाफ हैं। जियाउर रहमान बर्ग संभल के सांसद हैं, जो एक अहम प्रतिक्रिया इस मामले पर दे रहे हैं। हम तोड़फोड़ के खिलाफ थे, आगे भी रहेंगे। कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, पुलिस प्रशासन या सरकार के पास अधिकार नहीं है, ये कहना है बर्ग का। किसी भी समाज का हो, बुलडोजर चला करके तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी रखवाली होनी चाहिए। उस प्रकार की जो मंशा बीजेपी सरकार कर रही है, उसकी चीज से पता चलता है कि ये समाज के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हित साधने। तो देखिए, न सिर्फ संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, बल्कि वाराणसी के दाल मंडी में भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान मंगलवार को 6 मकानों का ध्वस्तीकरण का काम किया गया है। यहाँ पर रास्ता चौड़ा करने का काम काफी वक्त से हो रहा है। इस दौरान बुलडोजर वहां पर मौजूद रहा, पर जहां पर बुलडोजर नहीं पहुंचा वहां पर मजदूरों ने हथौड़े से मकानों को ध्वस्त किया, और इस दौरान ड्रोन से यहाँ पर खास निगाह रखी गई। वाराणसी के दाल मंडी में वीडीए यानी वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अपनी पूरी रफ्तार से जारी है। अवैध घोषित हो चुके मकानों को पूरी तरह जमींदोज करने की मुहिम जारी है। साथ ही उन मकानों का मलबा हटवाने का काम जारी है, जिन्हें पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। मंगलवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दाल मंडी में चौथे और 5वें भवन का ध्वस्तीकरण किया। वीडीए ने 6 भवन जो टीम ने पहले ही चिन्हित कर दिए थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जिन इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर नहीं पहुंच सका, वहां टीम और वहां मौजूद लोगों ने खुद ही मकान पर हथौड़ा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। वाराणसी के दाल मंडी में लगातार मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है। इस मौके सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही ड्रोन से भी खास निगाह रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। आगे बढ़ते हैं और अब बहराइच से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अभी देखिए आप, बुलडोजर एक्शन हुआ है। श्रावस्ती में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है और यहाँ पर हिंदू समुदाय की जमीन पर बनी हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार पर ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, बुलडोजर ने देखते देखते इस पूरे इलाके में जमींदोज कर दिया है, जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, ताकि किसी तरह की अशांति इस दौरान ना हो। यूपी में हर अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जोरों से चल रही है। मंगलवार को यूपी के श्रावस्ती में एक अवैध मजार पर बुलडोजर पहुंचा और यहां पर हजरत प्यारे शाह बाबा की मजार को ढहा दिया। प्रशासन का कहना है कि ये मजार हिंदू समुदाय की जमीन पर बनाई गई थी। बेलरी गांव में कुछ खातेदारों की जमीन पे उन्होंने कुछ आपत्ति की, कल अपनी तहरीर दी थाने में। आज उसको मजार को अपने जो मजार रूप में बनाया जा रहा था, तो उसको ध्वस्त करवाया गया। जमीन पर जबरन मजार बनाकर उसे विस्तारित किया जा रहा है, जबकि यह मजार करीबन 4 से 5 साल पुरानी मजार है।
बहरहाल शिकायतकर्ताओं के आधार पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई करके मजार को हटाया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। हालांकि पूरी कार्रवाई बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। पिछले दिनों बुलडोजर की कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद को प्रदेश का मॉडल जिला बना दिया था। जनपद में अवैध रूप से चल रहे मदरसे, मजारों और ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। और चलिए अब बात करेंगे संभल हिंसा की, जिसके तार विदेश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर अब एक्शन शुरू होगा। शारिक साठा की संपत्ति की कुर्की का वारंट जो है वो जारी हो गया है। अदालत ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। तो देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी उसके लिए शारिक साठा को मास्टरमाइंड के तौर पर पुलिस यहां पर देख रही है और अब इससे जुड़ी हुई जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी, क्योंकि अदालत में कई सारे वारंट के बाद भी शारिक साठा पेश नहीं हुआ। अदालत ने इसके बाद कुर्की का वारंट जारी किया है और कुर्की के लिए टीम के गठन के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक साठा 2020 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से दुबई फरार हो गया था। ये देखिए, जो शारिक साठा के विरुद्ध जो हमारी विवेचनाएं चल रही हैं और जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उसमें अभी विवेचक के द्वारा एक प्रकरण में इनकी जो नखासा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की का आदेश जो है वो सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है और उसमें जो है अग्रिम जो है वो कार्रवाई प्रचलित है। इसमें डेट निर्धारित करके और टीम गठित करके जो कुर्की की कार्रवाई है वो यथाशीघ्र जो है वो पूर्ण की जाएगी। और रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, शारिक साठा जिसकी कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं अब अदालत की तरफ से, कहां पर इसके ठिकाने हैं जहां पर ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जिस जामा मस्जिद जिस जगह पर है, नकासा थाना क्षेत्र में आता है, वहीं रहने वाला एक छोटा मोटा गुंडा था कभी शारिक साठा। चोरी की गाड़ियां बेचा करता था, उससे कुछ पैसे कमाता था। कोई और रिक्वायरमेंट आती थी कि अगर उसको चोरी करनी पड़ी तो वो लोगों की जरूरत के हिसाब से चोरियां किया करता था। लेकिन वही शारिक साठा लगभग आज से 5-5.5 साल पहले जब इंडिया छोड़ के भाग गया तो विदेश में बैठ करके उसने चूंकि पैसे कमा लिए तो पैसे की मदद से उस इलाके में अपना प्रभाव रखा और बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। और किसी के बाद से जब संभल हिंसा हुई और जांच में नाम ली तो बहुत सारे लोगों का आ रहा था, लेकिन जब पता चला कि विदेशों से तार जुड़े तो उसमें नाम आया शारिक साठा का। वो शारिक साठा जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने फंडिंग की और वहां के लोगों को कहा, उनको उकसाया, भड़काया और इसीलिए गिरफ्तारी की कोशिश लंबे समय से चल रही है। 24 नवंबर 2024 की जो घटना थी उसमें शारिक साठा का नाम था और पुलिस ने वारंट जारी कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश हुई, लेकिन अब जब वो हाथ नहीं आ रहा है तो फिलहाल उसकी जो संपत्तियां हैं नकासा और आसपास में, संभल में कई जगह फैली हुई है, उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कोर्ट से आदेश लाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी हो सकता है उसकी जो भी संपत्तियां हैं संभल में उनको फिलहाल कुर्क किया जाए। तो कितनी संपत्ति है? जी बिल्कुल, शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो शारिक साठा एक अहम किरदार है पूरे इस मामले में आयुषी, जिसको पुलिस तलाश भी रही है और उससे जुड़ी हुई संपत्ति पर यहाँ पर अब एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन संभल हिंसा में एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि कुछ वक्त पहले वहां पर पुलिस के अधिकारियों पर FIR के आदेश दिए गए थे और अब उन जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। बिल्कुल, जिला न्यायालय के CGM विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। CGM ने पुलिस कर्मियों पर FIR के निर्देश दिए थे। 20 से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके खिलाफ FIR हुई थी और तत्कालीन CO अनुज चौधरी पर भी FIR है। लेकिन अब जो CGM है जिन्होंने ये ट्रांसफर के, जिन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए थे, उनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। CGM विभांशु सुधीर जिनका तबादला कर दिया गया है। हालांकि इस FIR के आदेश को चुनौती देने की बात वहां पर पुलिस ने की थी और इसी दौरान ये एक बड़ा अपडेट यहां पर इस मामले में सामने आया है। और एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि हमेशा विवादों में रहता है और विश्वविद्यालय एक बार फिर से गंभीर आरोपों में घिरा हुआ है। विश्वविद्यालय के एक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी ने एक फैकल्टी सदस्य पर जातिगत दुर्व्यवहार, शारीरिक हमले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़ित कर्मचारी का नाम रामफूल मीणा है। वो जामिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात है और उसने ACP सरिता विहार को इस पर अपनी लिखित शिकायत दी है, जिसमें विस्तार से आप बीती बताई है। मीणा का आरोप यह है कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुद्दीन ने उनके साथ
बाद ऑफिस के भीतर हिंसक व्यवहार किया। शिकायत के मुताबिक ये विवाद तब शुरू हुआ जब डॉक्टर रियाजुद्दीन के खिलाफ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ। हालांकि मीणा का उस शिकायत से सीधा संबंध यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो भी आप जरा देखिए, जिसके वायरल होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर संज्ञान में आया। इस एक लाख का वार देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रोफेसर तो अब सवालों के घेरे में है और इस पर कार्रवाई तो तय है, लेकिन आप गलत हैं। प्रोफेसर का तो फिलहाल कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इस वीडियो पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी का तबादला जरूर हो गया। ये वीडियो नई दिल्ली के उस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का है जो अक्सर चर्चा में रहता है। ये है प्रोफेसर डॉ रियाजुद्दीन है, जो किसी बात को लेकर एक छात्र पर लात चलाते हैं। मगर विवाद तब शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर डॉ रियाजुद्दीन के खिलाफ रजिस्ट्रार के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद तो डॉ रियाजुद्दीन भड़क गए। यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक विभाग में यूडीसी के पद पर तैनात रामफूल मीणा का आरोप है कि इस शिकायत को लेकर एसोसिएट प्रोफेसर उनके ऑफिस में आए और अभद्र व्यवहार किया। यही नहीं, विरोध करने मीणा को जाति सूचक शब्द कहे। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि जब मीणा ने इस हमले की शिकायत रजिस्ट्रार ऑफिस में की तो कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन ने उसी दिन यानी 16 जनवरी को मीणा का ही तबादला कर दिया। तो देखा आपने, जामिया के जो प्रोफेसर साहब हैं, इस हरकत के बाद अब ये सवालों में है। अब आपको प्रतिक्रिया भी उस कर्मचारी की हम दिखाते हैं जो गंभीर आरोप इन पर यहाँ पर लगा रहा है। बिल्कुल, एनडीटीवी ने उनसे बात की है और पूरी घटना के बारे में जाना। क्या कुछ उनका कहना है पूरी घटना के बारे में, आप भी सुनिए। रामफूल, क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ? सर, वो ऑफिस में आया 3 बजे के लगभग और मेरे को बोलना, पहले उनसे दुआ सलाम करके और लोगों से पूरा ऑफिस भरा हुआ था। अचानक आया और आके मेरे को बोला कि और हिंदू मुस्लिम का करने लगा कि हिंदू ऐसे करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं, वो सब किया उसने। तो उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो 16 तारीख को आता है शाम को 5 बजे और आकर मेरे पे वार करता है, मारपीट करने लगा। मेरे उससे ना सॉइलिंग हो गई यहाँ पे चेहरे पे और एक लिप में चोट आई है, उस पर खून आने लगा। अच्छा, और क्या बोला? और मैंने और बोला कि आप जो यहाँ काम करके बताओगे, जब देखता हूँ मैं। अच्छा। आपने यहाँ कैसे वो कर रहे हो, मेरे खिलाफ कैसे कंप्लेंट करी है? आपने जो कंप्लेंट दी है उसमें काफिर लिखा है कि काफिर भी कहा आपको? क्या क्या कहा आपसे? उस टाइम मेरे को पूरा वो नहीं है, लेकिन बहुत सारा वो बोल रहा था कि तेरे को देखता हूँ अब कैसे काम करेगा तू यहाँ आके तू वो कर रहा है मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हाँ। और क्या आपसे धर्म परिवर्तन करने के लिए तो वो जवाब डाला? अब उस टाइम में मेरे को पता नहीं है, खैर वो, क्योंकि दिमाग बिल्कुल वो हो गया था मेरा। तो आपने जब कंप्लेंट दी उसके बाद जो विश्वविद्यालय है, क्या उसकी ओर से कोई कार्रवाई हुई? हाँ, मैंने रजिस्ट्रार के पास गया था 16 तारीख में, फ्राइडे में 6 बजे 6:30 बजे के लगभग। तो उन्होंने बोला कि मैं एक्शन लेता हूँ इनके साथ, लेकिन अभी तक मेरे को लगा कि कोई एक्शन नहीं है शायद। और आपका तबादला कर दिया गया? हाँ, मेरा तबादला हुआ। कंप्लेंट करने के बाद आपका तबादला हुआ? उल्टा तबादला आपका हुआ? मेरा तबादला हुआ है बाद में। आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी संस्कृत डिपार्टमेंट। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें छात्र को लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो है उसमें वीडियो, उसको छात्र के लात मार रहा है। तो ये तो थी देश की खबरें। अब विदेश से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको बता दें। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी है, ताबिश वो लगातार देखने को मिल रही है और जो तनाव है वो अब चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप ने धमकी दी है और ट्रंप की धमकी का ईरान के जनरल अबोल फजल शेखची ने पलटवार इस पर किया है। बिल्कुल, देखिए, ईरान दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही बात दुनिया भर में फिक्र पैदा कर रही है कि ये जो तनाव है, अगर ये बढ़ता है तो ये एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जो प्रवक्ता हैं वहां पर सुरक्षा बलों के जनरल ईरान के, उनका ये कहना है कि अगर ईरान की तरफ, खमेनेई की तरफ कोई हाथ उठेगा तो उस हाथ को हम काट देंगे। तो ईरान ने कहा कि ये केवल बयानबाजी नहीं है बल्कि वास्तविक चेतावनी भी ये मानी जा रही है। और यहाँ से वो जो स्थिति बनी हुई है वो और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान में जंग का अलार्म बज रहा है और कई रिपोर्ट्स में खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे चुके हैं। गोला बारूद तैयार था, ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च के लिए पूरी तरह से रेडी थी और निशाने पर थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन तभी ट्रंप का फोन बार बार बजता है और इतिहास की दिशा बदल जाती है।
बिल्कुल, पहला फोन इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का था। उनकी आवाज में घबराहट थी और सलाह साफ थी, हमले में सावधानी बरती जाए। और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा फोन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आया। इन दो कॉल्स के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का फैसला कर लिया है। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर नेतन्याहू किस बात से डर गए? क्या इजराइल ईरान के जवाबी हमलों का सामना नहीं कर पाता? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान 700 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता था। क्या अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? ईरान की मिसाइल सिटी में हलचल बढ़ चुकी है। ट्रंप की यही खासियत है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस वक्त वो ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए बयान पर बयान दे रहे हैं, उसी दौरान मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ चुकी है। वो अमेरिका जो कह रहा था कि ईरान उसकी बात मानकर फांसी टाल चुका है, युद्ध फिलहाल विकल्प नहीं है, वही अमेरिका फिर से युद्ध वाली लकीर खींच रहा है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों का जखीरा भी बारूद उगलने को तैयार है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आयतुल्ला खोमेनी की तरफ कोई आक्रामक हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को निर्णायक तरीके से काट देंगे, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब ऐसा होगा कि उनकी दुनिया में आग लग जाएगी। इजरायली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक विशाल स्ट्राइक फोर्स तैयार कर ली है, जिससे इस इलाके में बड़े हमले की आशंका बढ़ चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन के लेकन हीथ बेस से हटाकर जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह विमान 11 टन गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। अनुमान है कि 48वीं फाइटर विंग के करीब 18 से 24 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच चुके हैं या फिर रास्ते में। इनके साथ कम से कम 4 एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी भेजे गए हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में मोबाइल ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम यानी ईगल्स की ऑपरेशनल तैनाती को कंफर्म किया है, जो लेजर गाइडेड मिसाइलों के लॉन्चर से लैस है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इजरायली खुफिया सोर्सेज का अनुमान है कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य घेराबंदी पूरी कर लेगा। इस बीच ईरान को इजराइल ने भी धमकी दी है, जो अभी तक ईरान और अमेरिका की अदावत दूर से देख रहा था। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसका अनुभव ईरान ने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरान में क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी होगा ईरान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों ईरान पर अमेरिका और इजराइल की टोन चेंज हुई है? ये जानने के लिए आपको ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सुनना होगा। अमेरिका की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो किसी तरह ईरान को अपने काबू में कर ले। खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद वो किस तरह दोबारा अपना वर्चस्व हासिल करे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ईरान पर सैन्य, सियासी और आर्थिक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये इनका मकसद है और ये सिर्फ वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं, यह अमेरिकी पॉलिसी रही है। वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ईरान की बातों से तो यही लगता है कि उसका फोकस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने पर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई प्लेटफॉर्म्स पर उसकी मिसाइल सिटी के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इस दावे के साथ कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर मिसाइलों से करारा जवाब दिया जाए। तो देखा आपने, धमकियों का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। इस पर तमाम रेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर से आपको खबर दिखाते हैं। यहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है। 3 दिन हो चुके हैं घाटी में, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। 8 जवान इसमें घायल हुए हैं। 1 जवान के शहीद होने की खबर यहां से आ रही है। और ये जो मुठभेड़ है 3 दिन पहले शुरू हुई थी और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर यहां पर रखी जा रही है और इन आतंकियों की तलाश यहां पर लगातार हो रही है। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से घुसपैठ की लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश कर रहे हैं आतंकी और सेना भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन त्राशी 1 के जरिए सेना एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त घाटी में चला रही है। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो इस वक्त इलाके में छिपे हुए हैं।
साथ साथ देखिए, एक तरफ तो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की संयुक्त मॉक ड्रिल भी यहां पर जारी है। देखिए, किसी भी हमले से निपटने के लिए किस तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट रहने वाले हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। तीन दिन से घाटी में एनकाउंटर जारी है। 8 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 1 जवान शहीद हो गया। कभी गोलियां चल रही हैं तो कभी ग्रेनेड से हमला हो रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है, लेकिन 72 घंटे बाद भी किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से इस ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बल यहां पर आतंकियों को तलाश रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से ये ऑपरेशन यहां पर जारी है। एक जवान की शहादत की खबर यहां से आई है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है और इस ऑपरेशन को त्राशी 1 यहां पर नाम दिया गया है और 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है कि यहां पर मौजूद हैं, जिनको घेरा गया है। आतंकियों का संबंध मसूद के संगठन जैश से बताया जा रहा है और यह पूरा इलाका घने जंगलों से और गुफाओं से भरा हुआ है और इसी वजह से काफी चुनौतियां भी यहां पर हैं सुरक्षा बलों के सामने इन जगहों पर उन आतंकियों को तलाशना, लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने में। और इन्हीं वजहों से सुरक्षा बलों को एनकाउंटर में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी यहां पर आ रही हैं, क्योंकि जगहें और हालात एक चुनौती यहां पर बने हुए हैं। आतंकी सीधे सामने आने की बजाय यहां पर छिपकर हमला करते हैं और इन जगहों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, फिर घने जंगलों का फायदा उठाकर वो पीछे हट जाते हैं और इसी वजह से सुरक्षा बलों को काउंटर अटैक में यहां पर मुश्किलें हो रही हैं। अभी तक ऑपरेशन में 8 जवान घायल होने की खबर है, जबकि 1 जवान की शहादत हुई है, लेकिन सेना ने पूरे इलाके को यहां पर सील कर दिया है और बाकायदा ड्रोन हेलीकॉप्टर से यहां पर नजर रखी जा रही है, सर्च की जा रही है। यहां पर स्नीफर डॉग्स और हाईटेक सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने यहां पर पूरी तरीके से घेर लिया है। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यह ऑपरेशन अब भी जारी है और इन आतंकियों की तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। एनकाउंटर जो है यहाँ 35 साल से चल रहे हैं, 35 साल से। अभी कुछ देर से साइलेंट चल रहा था, अचानक जो है आज सुबह मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि भाई किश्तवाड़ में एनकाउंटर हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ बिल्कुल अलर्ट है हर वक्त। पहले ये कश्मीर में हुआ करते थे, अब थोड़ा इन्होंने फोकस जम्मू की तरफ किया है। पहले राजौरी पूंछ में हुए, अब वो चिनाब की तरफ जा रहे हैं। और प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किस तरीके से ऑपरेशन त्रासी 1 जो है इलाके में जारी है और कैसे जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है? कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी भी मिल रही थी इलाके में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज किश्तवाड़ में ऑपरेशन का चौथा दिन है, क्योंकि ऑपरेशन ये इतवार के दिन शुरू हुआ था। जैसे उनको खबर मिली थी कि यहाँ पे सैफुल्ला अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ, उसके बाद ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है और स्निफर डॉग्स की जरा भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक हाइड आउट बस्ट किया गया था। वो हाइड आउट देखा गया था, एक बंकर की तरह अंडरग्राउंड बनाया गया था, जहां पे अंदर ईंट और पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया। उस हाइड आउट में काफी भारी मात्रा में जो है खाने पीने का सामान मिला, यानी कि आतंकवादी जो सैफुल्ला था आदिल के साथ वहां पे छुपा हुआ था। जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है उसके बाद वो 2 ग्रेनेड दागते हैं, जिसमें 8 जवान जख्मी होते हैं, जो बाद में 1 जवान शहीद भी हो गया और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हुए। पूरी रात आज ट्रेसर राउंड फायर किए गए। ट्रेसर राउंड क्या होता है कि जब वो ट्रेसर राउंड फायर किए जाते हैं तो पूरा आसमान जो है चकाचौंध हो जाता है। उसके जरिए भी नजर रखी जा रही कि रात का फायदा लेकर, कहीं घने जंगल का फायदा लेकर ये आतंकवादी वहां से भागे ना। और ज्यादा से ज्यादा जो है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है टुकड़ियां वहां पे पहुंचाई गई हैं। पूरी तरीके से इलाके को सील किया गया है ताकि इस बार सैफुल्ला यहां से बच ना पाए, क्योंकि ये सैफुल्ला जो है पाकिस्तान का रहने वाला है, जैश-ए मोहम्मद का कमांडर है। पिछले 1.5 साल से यहां पे ऑपरेट कर रहा है और कई जो गुफाएं हैं उनको इस्तेमाल करता है हाइड आउट के लिए। और लेकिन अंडरग्राउंड बंकर जब से बस्ट हुआ। बिल्कुल प्रदीप, हम ये भी बता रहे थे कि किस तरह से उस जगह पर चुनौतियां बहुत हैं कि यहाँ पर घने जंगल हैं, गुफाओं का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं छुपने के लिए, लेकिन ये
ऑपरेशन भी लगातार जारी है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर से ताजा अपडेट था। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले पर अटके हुए हैं और यहाँ पर टैरिफ लगाने की धमकी वो दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन के देशों को भी। इससे ईयू खुश नहीं है और अब खबर यह है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और यूरोप साथ आएंगे। ईयू की चीफ उर्सुला वान डर लेयन ने इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनका कहना है कि वो जल्दी भारत का दौरा भी करेंगे। बिल्कुल, और भारत आएंगी, साथ ही भारत के साथ ही एक बड़ी और ऐतिहासिक डील भी करने वाली है, ये भी जानकारी मिल रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वो अगले हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे। दोनों देश जल्द ही एक समझौता करेंगे जो मदर ऑफ ऑल डील्स होगा, यानी कि एक बड़ी और एक ऐतिहासिक डील। अब देखिए, ग्रीनलैंड पर ट्रंप और मैक्रोन की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं आसपास नहीं होता तो थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन जब मैं आसपास होता हूं तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है आयुषी, इसको समझिए, क्योंकि नेटो को लेकर ट्रंप प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये सब नेटो के मेंबर हैं तमाम देश। और मैक्रोन को लेकर उन्होंने यहाँ पर व्यवहार पर टिप्पणी की है उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक और निजी तौर पर जो कहता हूं वो एक ही बात होती है। मैक्रोन ने डेनमार्क के साथ एकजुट होने की अपील की थी, जिसे लेकर ट्रंप नाराज हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी से कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो खुश नहीं हैं। उसमें से एक फ्रांस भी है। इमैनुअल मैक्रोन तगड़ी प्रतिक्रियाएं इस पर लगातार दे रहे हैं और इसी को लेकर अब ये रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर आई है। और न सिर्फ यहां पर मैक्रोन को लेकर वो बोल रहे हैं, वो तो यहां पर नेटो को लेकर भी बोल रहे हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यहां पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका साथ में मिलकर नेटो एक संगठन बनाते हैं जो तमाम इन देशों के लिए एकजुट नजर आता है, लेकिन अब उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी की वजह से दरार पड़ती हुई दिख रही है। और बिल्कुल, अब ग्रीनलैंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से अपील की है, सैन्य आक्रमण के लिए तैयारी शुरू कर दे लोग। हमले की संभावना कम है, लेकिन तैयारी शुरू कर दे। ग्रीनलैंड की जनता को यह कहा गया है। सरकार एक टास्क फोर्स का गठन यहां पर करेगी और आबादी को नए दिशा निर्देश वितरित करेगी। घरों में 5 दिनों के लिए पर्याप्त राशन रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। तो अब यहां पर शायद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को यह लगने लगा है कि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तमाम सुझाव और सलाह के बाद भी पीछे हटते हुए इस मामले पर नजर नहीं आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री वहां के कह रहे हैं कि लोग घरों में राशन वगैरह रखें, तैयारी से रहें, इसकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, अब देखिए, ठीक 1 साल पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल का 1 साल जो है पूरा हो रहा है। और इस 1 साल में ट्रंप ने जो फैसले किए हैं वो गौर करने वाले हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहने को ट्रंप ने अपने ही देश के एक शहर के लिए 1500 जवानों को स्टैंड बाई पर रहने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन तस्वीरों से सिग्नल 3500 से 4000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड तक पहुंच रहा है। क्या इसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे ट्रंप? क्या इसी तरह आर्मी के जवान पैराशूट से कूदकर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करेंगे? क्या इसी तरह जवानों को ऑपरेशन में एंगेज होना होगा? Too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people, and I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का फाइनल ब्लूप्रिंट ग्रीनलैंड के लिए दावोस में तैयार होगा? सवाल इसलिए भी है क्योंकि तैयारी दोनों तरफ हो चुकी है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश यहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अब तक आई बिग ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, यह ड्रिल ऐसे वक्त हो रही है जब डेनमार्क ने अपने सैनिकों की तादाद ग्रीनलैंड में बढ़ा दी है। ब्रेकिंग नंबर 2, डेनमार्क के सैनिकों का दूसरा दस्ता भी
ग्रीनलैंड पहुंच चुका है। ब्रेकिंग नंबर 3, अमेरिका के फाइटर प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ डिप्लॉय करने के ऑर्डर। ब्रेकिंग नंबर 4, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नॉराड ग्रीनलैंड के पेट्रोफिक स्पेस बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा। ब्रेकिंग नंबर 5, डेनमार्क के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को वार्निंग दी है, कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से युद्ध के सिग्नल रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि आर्थिक एंड्योरेंस के नाम पर नाटो जो एक्सरसाइज दिखा रहा है उसमें सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक है। अगर हालात बिगड़े तो और सैनिक डिप्लॉय हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. तो देखिए दुनिया में क्या हालात हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, पर इसके बीच आपको एक बेहद अलग खबर दिखाते हैं जहां इंसानियत और हमदर्दी की मिसाल है। ये खबर आपको थोड़ा भावुक भी कर देगी। ध्यान से आप देखिएगा, आपकी आंखों में आंसू और दिल में सम्मान इस खबर को देखकर आ जाएगा। जब एक मासूम बच्ची ने कैंसर से लड़ते हुए अपने बाल खो दिए तो उसे अकेला महसूस ना हो, इसके लिए स्कूल के शिक्षकों और वहां पर पढ़ने वाले छात्रों ने कुछ ऐसा किया जिसने उस लड़की को भी भावुक किया, और जिन्होंने इस वाकया को देखा वो भी इस खबर को देखकर थोड़े से भावुक हो गए। ये तस्वीरें देखिए, ये जोधपुर का एक स्कूल है। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों के बाल मुंडे हुए हैं, सब बच्चों के, यहां तक कि शिक्षकों के भी। लेकिन ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये स्कूल सामान्य स्कूल है, गुरुकुल भी नहीं। इन बच्चों को कोई बीमारी भी नहीं है। ये तस्वीर है उस प्यार की जो अब भी कहीं जिंदा है, वो इंसानियत जो अभी बाकी है। दरअसल इन स्कूल बच्चों और शिक्षकों ने अपने बाल खुद मुंडवाए, और उसका कारण है ये छात्रा जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ रही है। कीमोथेरेपी के भारी डोज ने इस मासूम के सिर के बाल छीन लिए। बच्ची को डर था कि जब वो स्कूल जाएगी तो सब उसे अलग नजर से देखेंगे, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। लेकिन स्कूल पहुंचकर बच्ची भी हैरान रह गई। उसे अकेला और अलग थलग महसूस न हो, इसलिए शिक्षकों के साथ छात्रों ने भी अपने बाल कुर्बान कर दिए। संदेश साफ है, सबके हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी में सब साथ हैं। सोशल मीडिया पर अब ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूली बच्चे और शिक्षक सिर मुंडवाए हुए नजर आ रहे हैं। प्यार और इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। जहां दुनिया आज रूप रंग के पीछे भाग रही है, वहीं इन बच्चों ने बलिदान और साथ की नई परिभाषा ही लिख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब ऐसी खबर की बात करते हैं आयुषी, जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। देखिए, यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए और इसको लेकर हलचल पाकिस्तान में हुई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस कदर जलन इस दौरे से हुई है कि वहां पर यह चर्चा का विषय बन गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा ने पाकिस्तान में काफी हलचल पैदा की और इसके पीछे कई कूटनीतिक और रणनीतिक कारण भी हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि परंपरागत रूप से खाड़ी देश पाकिस्तान के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वे भारत के साथ गहरे रक्षा संबंध बना रहे हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि दौरा हाल ही में हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते का एक कूटनीतिक जवाब है, जिससे खलबली मची हुई है पाकिस्तान में।
वैसे आयुषी कोई पहला दौरा नहीं था यूएई के प्रेसिडेंट का यहाँ पर अल नाहयान का, लेकिन जिस तरह से ये दौरा हुआ और जैसे मुलाकात हुई पीएम मोदी के साथ, इसी को लेकर दरअसल वहां पर चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी जो है उनको रिसीव करने के लिए गए, देखिए आप, और कितनी गर्मजोशी के साथ उनकी हुई, उनको वो गले मिलते हैं नाहयान को। और जैसे कि हमने बताया इससे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है पीएम मोदी की और राष्ट्रपति नाहयान की, लेकिन इस मुलाकात और इस गर्मजोशी से एक दूसरे को ग्रीट करने को लेकर ही पाकिस्तान में अब वहां के लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पीएम या प्रेसिडेंट ने कभी इस तरह के रिश्ते किसी के साथ देखे हैं? उनके ऐसे रिश्ते क्यों नहीं होते इन देशों से? ये देखिए वहां पर रिसीव करते हैं पीएम मोदी, उसके बाद फिर एक ही गाड़ी में नाहयान जो है वो नजर आते हैं। और ये दौरा सिर्फ 2 घंटे का था, बहुत लंबा दौरा नहीं था ये, और इस 2 घंटे के अंदर ये तस्वीरें सामने आई, कई सारे समझौते भी हो गए, और इसी को लेकर अब पाकिस्तान को यहाँ पर शिकायत हो रही है अपने ही नेताओं से कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी विदेश नीति यहाँ पर क्या है, अगर इस तरह की मुलाकातें आपकी नहीं होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों से। ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जब पीएम मोदी बात यहाँ पर कर रहे हैं राष्ट्रपति नाहयान से, तो वो किसने ध्यान से उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तालमेल है इन दोनों नेताओं के बीच का, यही पाकिस्तान के अंदर खलबली पैदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता। मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। यूएई के राष्ट्रपति ने जैसे ही हिंदुस्तान में कदम रखा, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अल नाहयान को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और गले लगा लिया। मोदी ने कहा अपने भाई को लेने आया हूं। इसके बाद तो दोनों एक साथ एक कार में सवार हुए और फिर एक ही झूले में झूलते नजर आए। मोदी नाहयान की भाईगिरी की तस्वीरें देखकर ही शाहबाज ब्रिगेड का गला सूखने लगा। किसी को सऊदी अरब याद आ गया तो कोई मोदी की दोस्ती की मिसाल देने लगा। दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का। अल नाहयान और मोदी की दोस्ती इतनी दमदार है कि नाहयान 10 साल में 5 बार भारत आ चुके हैं। इस बार तो वह हिंदुस्तान आए और फिर लाखों करोड़ों की डील कर ली। भारत और यूएई ने हाथ क्या मिलाया, मुनीर कैंप में खलबली मच गई। यूं समझिए कि पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। कदम कदम पे पता लगता है हम बड़े हौले लोग हैं, कहते हैं फलाना आदमी बड़ा हल्का है। हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि जो भी इंडिया करे तो भाई इंडिया ने ये कर दिया। भाई उनका अपनी पॉलिसी है। तो देखा आपने किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह की मीडिया में चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। और ये सब क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का यहाँ पर यूएस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा था और उसमें जिस तरह से मुलाकात हुई उसने पेट में दर्द कर दिया पाकिस्तान के। अब इस दौरे के बारे में आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान करीब 105 मिनट यहाँ पर रुके, यानी करीब 2 घंटे भी पूरे उनका ये दौरा यहाँ पर नहीं था। और इसी दौरान मोदी और अल नाहयान में बड़े समझौते भी हुए, लेकिन नाहयान के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि मोदी नाहयान की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पाकिस्तानियों को चुभ रही हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। तभी तो पाकिस्तानी आवाम और मीडिया में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और कड़ी प्रतिक्रियाएं वहां पर जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं उनके वो यहाँ पर दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शाहबाज सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जैसे भारतीय पीएम और अल नाहयान मिल रहे हैं, क्या आपने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ ऐसी तस्वीर कभी देखी है जब अरब के नेता ने फील्ड मार्शल का हाथ पकड़ा या सिर झुकाया हो? वैसे मरियम नवाज ने भी यूएई राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो तो जैसे बादशाह हाथ आगे करता है पकड़ लो, वैसा वो नजारा यहाँ पर नजर आया। दूसरा पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यहाँ पर कहा कि भारत यूएई का रिश्ता नए दौर में जा रहा है। और तीसरे एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कहते हैं, उनका ये कहना था कि नाहयान पाक आए तो सीधे शिकार पर निकल गए। शाहबाज उनसे जंगल में जाकर मिले, लेकिन भारत में वो डील कर रहे हैं। यहाँ पर तो शाहबाज का इंतजार तक उन्होंने नहीं किया। दरअसल इस दौरे में भारत और यूएई के बीच 9 बड़े समझौते हुए। आप सोचिए 2 घंटे से भी कम वक्त का दौरा और उसमें 9 बड़े समझौते। भारत यूएई ने 6 साल में 18 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा, एआई, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम दोनों देश अब साथ में करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और दोनों देश मिलकर साथ में हथियारों का भी निर्माण करने वाले हैं। पाकिस्तान के J-17 को लात मारकर यूएई भारत की ब्रह्मोस खरीद सकता है। और यही तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान के पेट में दर्द पैदा कर रही हैं। अब पाकिस्तान के हालात को लेकर कुछ और तस्वीर
फिर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्यों इतनी तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। नायान ये सलमान है, सऊदी अरब के प्रेसिडेंट किंग सलमान, और उनसे जब मुलाकात उनकी हुई तो शहबाज कैसे यहाँ पर खड़े हुए नजर आए, और इसी को लेकर पाकिस्तान का जो मुस्लिम नेटो प्लान था वो यहाँ पर फेल नजर आया है। एक जगह तो उनको इंतजार तक करना पड़ गया था और उनकी मुलाकात तक यहाँ पर नहीं हो पाई थी। तो ये वहाँ के जो नेता हैं उनको लेकर लोगों में नाराजगी है। ये दौरा छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और उनके दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधिमंडल की संरचना से इस यात्रा के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें अबू धाबी और दुबई दोनों के शाही परिवारों के सदस्य, साथ ही कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल थे। तो देखा आपने कैसे यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से यहाँ पर पेट में दर्द पाकिस्तान के हुआ। अब ग्रेटर नोएडा की बात करते हो और वहां पर जो हादसा हुआ उससे जुड़ी बड़ी अपडेट आयुषी बताइए। बिल्कुल, देखिए 4 दिन बाद मृतक युवराज की कार को आखिरकार निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ टीम ने युवराज की कार को निकाल लिया है। 16-17 जनवरी की रात डूबकर युवराज की मौत हुई थी। उसके बाद उनकी गाड़ी को ढूंढा जा रहा था और अब 100 घंटे बाद ये सफलता मिली है एनडीआरएफ को। अब देखिए आप किस तरीके से जो गाड़ी है उसे बरामद कर लिया गया है। 4 दिन बाद मृतक युवराज की गाड़ी निकाली गई है। ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर युवराज निकले थे और तभी पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद अब इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आप सोचिए जिस मामले को लेकर इतनी चर्चा हो, बड़े सवाल पूछे जा रहे हो इंतजाम और जिम्मेदारियों को लेकर, वहां से गाड़ी निकालने में ही आपको 4 दिन लग जा रहे हैं। तो करीब 100 घंटे बाद नोएडा में गड्ढे से एक कार निकाली गई है। ये वही कार है जो इंजीनियर युवराज मेहता चला रहे थे जब वो हादसा उस रात वहां पर हुआ। बिल्कुल, हादसे का शिकार हुई गाड़ी और शहर के सेक्टर 150 में गड्ढे में जा गिरी। सिस्टम देखिए, युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी और कार को ढूंढने में 4 दिन का वक्त लग गया। सौ घंटे बाद बाहर निकली कार। चार दिन तक नोएडा प्रशासन रहा लाचार। युवराज को बचा नहीं सकी, 4 दिन कार ढूंढ नहीं सकी। 16-17 जनवरी की रात को ये कार नोएडा के सेक्टर 150 में एक गड्ढे में गिरी थी और शनिवार 20 जनवरी को शाम करीब 6:30 बजे इसे बाहर निकाला जा सका। ये यूपी ही नहीं, देश के सबसे तेजी से तरक्की करते शहरों में एक नोएडा की एजेंसियों का हाल है। ये वही कार है जो इंजीनियर युवराज मेहता चला रहे थे। कोहरे और अंधेरे की वजह से कार रास्ते में नाले में जा गिरी। ये वही कार है जिससे किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर आकर युवराज जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां पहुंचे पुलिस वालों और फायर ब्रिगेड वालों ने पानी में जाना उचित नहीं समझा। कार के साथ युवराज डूब गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी हद देखिए कि सारी एजेंसियां पहुंच गई, सारे अधिकारी पहुंच गए, लेकिन एक गड्ढे से कार ढूंढने में 4 दिन लग गए। तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 नोएडा सेक्टर में जहाँ पर जो गाड़ी खुले नाले के अंदर घुस गई थी, उस गाड़ी को आप यहाँ देख सकते हैं। काले रंग की एक गाड़ी है। युवराज की इस गाड़ी में बैठे बैठे मौत हो गई थी। एक गाड़ी जो थी वो नीचे चली गई थी और तस्वीरों में आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये गाड़ी थी, अब इसे यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है। बहुत मशक्कत के बाद इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला गया है। अब इस कार को देखिए, इसके सनरूफ खुली हुई है। यहीं से बाहर निकलकर युवराज मदद के लिए चिल्लाता रहा। वो जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो बच नहीं सका। कार की हालत ये दिखा रही है कि इसकी किसी से तेज टक्कर नहीं हुई। ये नाले से होती हुई पानी के गड्ढे में जा गिरी। नाले पर बनी सीमेंट की दीवार एक जगह से टूटी हुई थी। एक ट्रक कुछ दिनों पहले यहाँ टकराया था, जिससे ये जगह टूट गई थी। युवराज की कार भी इसी जगह से अंदर जा गिरी। 4 दिन के बाद ये बाहर निकाली जा सकी है। इस
कार को निकालकर ट्रक पर लादकर पास के थाने में ले जाया गया। ये कार इस बात का सबूत है कि कैसे युवराज की मौत एक पूरी तरह से लचर और डूबे हुए सिस्टम ने ले ली। अब कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि फिर कोई युवराज इस तरह डूबकर नहीं मरेगा। नोएडा से शुभांग सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल यही है आयुषी के इस बात की कोई गारंटी लेगा कि इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जिस तरह से इस गाड़ी को निकालने में ही 100 घंटे का वक्त लग गया, 4 दिन गुजर गए तब इस गाड़ी को वहां से निकाला गया। इससे आप सोचिए कि कितना तैयार है हम इस तरह के हादसों के लिए। अकील जमील हमारे साथ हैं। अकील, जरा बताइए, एसआईटी भी बनी है इस मामले में, वो जांच किस तरह से कर रही है? ये गाड़ी को निकालने में 4 घंटे यहाँ पर, 4 दिन माफ कीजिएगा, क्यों यहाँ पर लग गए? और क्या इस बात को भी देखा जा रहा है कि उन लोगों पर एक्शन हो जो वहां पर उस रात मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी जान बचाने की, और वो देख रहे थे खड़े होकर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो है एसआईटी की टीम इस मामले के अंदर बन चुकी है और एसआईटी की टीम कल यहाँ मौजूद भी थी। तकरीबन आधे घंटे तक जो है इसी स्पॉट पे जहाँ पे ये दुर्घटना घटती है, जिस पे युवराज की जान चली जाती है, वहाँ मौजूद थी। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में तकरीबन 2 घंटे वहाँ मौजूद थी। तो लगातार अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें ये जो धरती है, जो ज़मीन है, अगर आप देखें ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है विज टाउन डेवलपर्स के नाम पे ये पंजीकृत है। तो विज टाउन डेवलपर्स के जो 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 प्रोमोटर्स हैं, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुई थी। उनमें एक का नाम अभय कुमार है और अभय कुमार की जो गिरफ्तारी है वो मध्य प्रदेश के दातिया से लौट रहे थे, वहां से पलवल से की गई और उनको कोर्ट ने 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा है और आज जो है तकरीबन सेकंड हाफ में उनकी सुनवाई भी होनी है। और इस मामले के अंदर जो दूसरा आरोपी है मनीष कुमार, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो अगर आप देखें तो 4 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और एक जूनियर इंजीनियर को जो है सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर अगर आप पूरी तरीके से देखें तो सिस्टम का फेलियर दिखता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहां पर जब ये दुर्घटना होती है तकरीबन 12 बजे रात के आसपास, तो यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद थी, फायर ब्रिगेड मौजूद थी, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम है वो मौजूद थी, तो नोएडा अथॉरिटी की जो टीम है वो मौजूद थी। तो 5 महकमे के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहां मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे। उसके बावजूद अकील, और यही बड़ा सवाल है, देखिए हादसा हुआ जिन वजहों से, वो एक मामला है, उसकी जांच जाहिर तौर पर होगी, लेकिन जब ये तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे तब जान बचा ली जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बचाई जा सकी? इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो तय होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अकील आपका सब जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर बीएमसी चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिरकार मेयर कौन बनेगा। अब मेयर को लेकर महायुति के अंदर घमासान जारी है और इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं ये देखना बहुत दिलचस्प यहाँ पर है, क्योंकि कई जगहों पर AIMIM ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, उस पर कड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। यहाँ पर कहा कि उनके पास 108 का आंकड़ा है। संजय राउत यहाँ पर कह रहे हैं बीएमसी को लेकर जो बहुत बहुमत के करीब है, 6 सिर्फ कम है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उद्धव गुट कोई बड़ा खेल करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है? तो देखिए मेयर कौन होगा और किसका मेयर होगा, ये बड़ा सवाल अब भी यहाँ पर बना हुआ है। बहरहाल इस पर वक्त गुजरेगा तो शायद कोई निर्णय यहाँ पर आ जाए, उस पर भी अपडेट आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जातीय राजनीति पर उन्होंने टिप्पणी की है, उस पर वो बोले हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए। ना वर्मा बचेंगे न शर्मा बचेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बड़ा बयान दे दिया है। कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहिए। क्या कुछ और कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी सुनिए। इस देश में कुछ लोग जातिवाद के नाम पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, जेब गर्म करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हिंदुओं को समझना होगा, एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। इसलिए एक बात याद रखना,
संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद ही राष्ट्रवाद होना चाहिए। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश में कई जगह पर इनकी कथाएं हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं और उसमें लगातार इस तरह के बयान इनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब ये ताज़ा हालिया बयान है जिसमें वो जातिवाद को लेकर जो सियासत होती है उस पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए और अगर यही सब चलता रहा तो न वर्मा बचेंगे न शर्मा बचेंगे। और आगे बढ़ते हुए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर इस जघन्य अपराध का जो मामला है उसमें आप देखिए घर में ही ये लाशें जो है मिली थी। किस तरह से इस पर जांच हो रही है आगे उसकी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दिन दहाड़े एक ही परिवार का खात्मा कर हत्यारा कैसे चला गया, मगर पुलिस को इस बात का पता लगाने में 24 घंटे ही लगे। आरोपी कोई और नहीं, उस घर का इकलौता बेटा कमल ही था। पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पे भी इंजरीज के निशान हैं। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को पकड़ा बल्कि हत्या की पूरी गुत्थी को भी सुलझा लिया। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा। डीआईजी ने बताया कि मामले की आगे की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित की गई है जिसमें सीओसीटी शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड से खबर आपको दिखाते हैं जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वीडियो में कई लोग कुछ बेजुबानों के साथ हैवानियत की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड के रांची का ये वीडियो सिर्फ इन लोगों की हैवानियत को ही नहीं दिखा रहा है बल्कि उन लोगों को भी एक आईना दिखा रहा है जो कई बार आवारा पशुओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। वीडियो में कुछ हैवान कई सारे आवारा कुत्तों को पेड़ से बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। वो उस बेजुबान को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। रांची के धुरवा में हुई इस क्रूरता को देखकर डॉग लवर्स और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ता। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में पशु प्रेमी थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हम लोग चाहते हैं कि उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो और सबको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से मारे वो बच्चा तड़प रहा था और ये लोग हंस रहे थे उस जगह पे। इन लोगों पे अंदर इंसानियत नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात करेंगे बीजेपी के नवीन अध्याय की जो कल से शुरू हो गया है ताबिश। और बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की पहली आज बड़ी बैठक होने वाली है। पहली बार संगठनात्मक बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बिल्कुल, और इस बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के उसमें क्या रणनीति बीजेपी क्या पर रहेगी। नितिन नवीन 45 साल के और सबसे युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी के जिन्होंने कल ये जिम्मेदारी संभाली और आज ये पदाधिकारियों के साथ बड़ी और विस्तारित बैठक में वो यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं। इसी के साथ आज से बीजेपी में नवीन युग शुरू हो गया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी का भरे मंच से नितिन नवीन को अपना बॉस कहना ये पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश था। नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान हुआ और इस मौके पर पीएम मोदी ने माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत किया। अपने 55 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब बात पार्टी के विषयों पर आती है
तो नितिन नबीन उनके बॉस हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं भारतीय जनता। अपने भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ नितिन नबीन का उत्साह बढ़ाया, बल्कि उन्हें अध्यक्ष पद की चुनौतियों से भी रूबरू कराया।